जन्म कुंडली का पहला भाव, इसको आमतौर पे क्या बोला जाता है कि ये शरीर है। लेकिन वास्तव में यह शरीर का भाव नहीं है। बहुत तगड़ा अर्थ है इसका। क्या ये शरीर का नहीं बल्कि अस्तित्व का भाव है। भाव माने घर। लग्न को हम क्या बोलते हैं? शरीर। लगन से शरीर का विचार तो होता ही है, लेकिन शरीर है तो हमारा क्या है? अस्तित्व है। इसीलिए लगन से क्या विचार होगा? आपके अस्तित्व का। आप पृथ्वी पर आए, आपका जन्म हुआ जिस समय, उस समय आपके पास ना तो धन था। जन्म के समय आपके पास कुंडली का कोई भी भाव नहीं था। शुरुआत ही कहां से हुई है? लग्न से। ना तो आपके पास द्वितीय था जन्म के समय, ना तो आपके पास धन था, ना आपके पास परिवार की समझ थी, ना पंचम भाव की शिक्षा थी, ना समाज का बोध था। तो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न हुई वो क्या है? लग्न है, हमारा अस्तित्व। तो लग्न किस चीज का भाव है? मैं हूं का भाव है। लगन हमें यह बोध कराता है सर्वप्रथम कि अब मैं कहीं पर हूं। तो लगन मैं हूं का भाव है। इसीलिए प्रथम भाव पूरी कुंडली का प्रवेश द्वार है, इंट्रेंस है। इंट्रेंस यही है। और जब आप इंट्रेंस पा जाते हैं कहीं पर, तभी आपको समझ में आता है कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा महल है, सब कुछ है, उसमें रसोई होगा, उसमें जो है मान लीजिए सैलून भी है, उसमें जिम भी है, पूरा बहुत बड़ा महल है। लेकिन ये जिम है, ये जो है इसमें वॉकिंग है, यहाँ पर पार्क है, ये सब फिक्स कैसे होता है? इंट्रेंस से। मुख्य द्वार ही सब कुछ फिक्स करता है कि हाँ मेरे घर में पूरब साइड में ये है, यहाँ ये है। तो ये कैसे सब कुछ डिसाइड होता है? घर किस मुखी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसीलिए घर का मुख महत्वपूर्ण है, तो कुंडली का लग्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्या है? एंट्रेंस है। बाकी सभी भाव इसी मय से निकलते हैं, लगन से निकलते हैं। प्रथम भाव को तनु भाव कहा गया है। तनु को हम सिर्फ क्या मान लेते हैं? शरीर मान लेते हैं, जो कि अधूरा है। अब विचार कीजिएगा दोनों शब्दों का अर्थ कितना गहरा है। लग्न को शरीर भी कहा गया है। लग्न माने पहला घर। पहले घर को शरीर कहा गया। जब शरीर कह दिया गया तो अलग से तनु मानना, तनु नाम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर और तनु में अंतर होता है। तनु का जो अर्थ होता है, तनु मतलब ऐसा शरीर जो आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। तनु उस चीज को बोलते हैं जो जिंदा शरीर हो। शरीर तो मृत के पास भी हो, मर गया कोई व्यक्ति, कोई जीव, तो शरीर तो तब भी है ना। तो शरीर जिंदा और मृत्यु होने दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं। लेकिन जो शरीर आत्मा को अपने अंदर धारण किए हुए है, यानी जीवित शरीर को तनु बोलते हैं। और इस लगन का, इस शरीर का महत्व तभी तक है जब तक यह तनु है। इसमें अगर आत्मा नहीं है तो आप कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लगन को तनु कहा गया है। लगन का अर्थ शरीर से भी है। अब शरीर में जब आत्मा प्रवेश कर गई, तब वो शरीर ना हो करके क्या हो गया? तनु हो गया। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन वह तनु से फिर से क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। तो शरीर को अभिव्यक्त करने का माध्यम जब आत्मा प्रदान कर दे, आत्मा आएगा तभी आप कुछ अभिव्यक्त कर पाएंगे। तब वह शरीर से क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। मनुष्य संसार में अपने कर्म, विचार, संबंध और संघर्ष सब कुछ किस माध्यम से करता है?
किस माध्यम से करता है? शरीर के माध्यम से ही तो करेगा। शरीर होगा तभी आप कर्म करेंगे, तभी आप विचार प्रकट करेंगे, तभी आप संबंधों में आएंगे, संघर्ष करेंगे, सुख भोगेंगे। सब कुछ का माध्यम क्या है? शरीर। तो जो शरीर ये इन सारी क्रियाओं को करने में सक्षम होता है, तब वह शरीर नहीं रह जाता है, तब वह क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। मृत शरीर ना तो विचार व्यक्त कर सकती है, ना कोई कर्म कर सकती है, ना संबंधों में रह सकती है। तो जब शरीर एक्टिवेट हो जाता है, उसमें आत्मा आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। जिसका तनु यानी लगन भाव जितना स्ट्रांग रहेगा, आप समझ लीजिएगा कि आत्मा की कार्य प्रणाली उतनी स्ट्रांग होने वाली है। आत्मा कार्य किस माध्यम से करती है? लगन के माध्यम से। लग्न होगा तभी आत्मा होगी। तो लगन मजबूत लगन क्या करता है? इसीलिए लग्न से आत्मा का विचार होता है। जब आप उसमें पढ़ेंगे बुक में, तो लग्न से लिखा गया है आत्मा का विचार होता है। लगन का कारक सूर्य क्यों है? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। तो सूर्य लगन का कारक इसीलिए दिया गया, आत्मा का कारक लगन भाव इसीलिए हुआ, क्योंकि जितना मजबूत लग्न होगा, लग्न जितना अच्छा रहेगा, आपकी आत्मा उतनी ही स्ट्रांग अभिव्यक्ति, उतना ही स्ट्रांग एक्सप्रेशन शरीर के माध्यम से दे पाएगा। एक्सप्रेशन दे पाएगा, अभिव्यक्ति दे पाएगा, यानी उतना ही मजबूत कर्म विचार संघर्ष और आनंद को भोग पाएगा, दे पाएगा। इस भाव का ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। पहले भाव का ये सेल्फ आइडेंटिटी का भाव है, खुद को पहचानने का भाव है। जो लोग अपने आप को महत्व देते हैं, अपने वो बोल लीजिए चाहे आत्मसम्मान को, अपने शरीर को महत्व देना, अपने विचारों को महत्व देना, अपने कर्मों को महत्व देना, अपने आप को मजबूत समझना, अपने आप को वैल्यूएबल समझना। अपनी वैल्यू आप पहले खुद समझोगे, तो फिर आप क्या करोगे? अपनी वैल्यू को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बाहर करोगे। जब आप अपने आप को खुद गड़बड़ सोचोगे, जो सोचोगे वही बाहर आना है। तो जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आत्मा वही अच्छी अभिव्यक्ति को बाहर निकालती है और आप अच्छे समाज में आदर्श स्थापित कर सकते हो। तो सेल्फ आइडेंटिटी का भाव लगन है कि आप अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। पहचान दुनिया में बनाने के पहले हमें पहचान खुद में बनानी पड़ती है। पहले आपको खुद लगेगा कि अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया हूं, आपको लगेगा कि मैं देख पा रहा हूं सब कुछ, तब दुनिया को आप दिखा पाएंगे। तब दुनिया, आपको खुद ही नहीं भरोसा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं पकड़ लेता हूं, तो दुनिया भी नहीं मानेगी, दुनिया भी यही कहेगी नहीं आता इसको। इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लगन कॉन्फिडेंस है, सेल्फ आइडेंटिटी का है। पहले खुद को पहचान लीजिए, मैं अच्छा सर्जन हूं। जब ये आपको लगेगा, तब आप दुनिया को एक्सप्रेस कर पाओगे कि आप अच्छे सर्जन हैं, और दुनिया फिर उसको मानेगी। तो लगन सेल्फ आइडेंटिटी का है। इसीलिए जिनका देखिए थोड़ा शुरू में कमजोर भी रहा, एस्ट्रोलॉजी पकड़ कम रही, लेकिन नॉलेज रहा, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बहुत मजबूत तरीके से व्यक्त किया। जब भी वो बोले, बात किए, उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज पे कम नॉलेज है। जैसे समय बीतता गया, उनको पता चला कि ये चीज अभी मेरे में कमी, ये कमी, वो अंदर से उसको दुरुस्त कर लिए, लेकिन समाज में अभिव्यक्ति मजबूत रखे। इसीलिए जब भी बोलना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है। तो सेल्फ आइडेंटिटी का भाव ये हो जाता है। और ये भाव जो है, अगर प्रथम भाव आपका मजबूत है, तो आप आत्मविश्वासी बनेंगे, आइडेंटिटी आपकी अच्छी बनेगी। पीड़ित होगा तो आपको पहचान की समस्या आएगी, आप अपनी पहचान स्थापित नहीं कर। पीड़ित कब होता है, बलि कब होता है, ये आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी आप पहले भाव का रिजल्ट, उसके कार्य करने का तरीका साइकोलॉजी से समझिए। तो अगर ये भाव पीड़ित हुआ, इसमें नीच ऊंच का आग्रह होना, यही सब पीड़ित करते हैं, तो आपको जीवन में पहचान की क्राइसिस रहेगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य की, क्योंकि ये तनु है, तनु माने शरीर, शरीर पे ही स्वास्थ्य का असर आता है। और जीवन को एक दिशा देना
बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कभी एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए सोचेंगे, कभी कुछ और सोचेंगे, कभी कुछ और। एक दिशा जीवन में मिले उसके लिए लगन का महत्व मजबूत होना जरूरी है। लगन वह बिंदु है जहां से आत्मा संसार में प्रवेश करती है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एंट्रेंस बोला, गेट बोला। संसार में प्रवेश का द्वार कौन सा है, लगन है। लगन कौन सी चीज है, लगन जो है मैं से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं सब लगन से जुड़ देखी जाएंगी। और कुंडली में भी मैं लगन है तो दूसरे भाव क्या है, मेरा है। बहुत ध्यान से समझिएगा लॉजिक। लगन मैं है और अन्य भाव क्या है, मेरा है। लगन मैं हूं, दूसरा भाव क्या है, मेरा है। क्या है, धन है। दूसरा भाव धन का है ना। तो लगन का धन, लगन में धन मेरा। तीसरा भाव किसका, पराक्रम का, पराक्रम किसका, मेरा। तो लगन में है, अन्य भाव क्या है, मेरा है, मेरे हैं। यानी सभी भाव जाकर के अंत में कहा समाहित हो जाएंगे, लगन में। धन किसको चाहिए, लगन को। पराक्रम किसको चाहिए, लगन को। माता किसकी होंगी, मैं की, मैं माने लगन की। संतान किसका होगा, मैं का, मैं माने लगन का। बुद्धि किसकी होगी, मैं की। विवाह किसका होगा, मैं का। मृत्यु किसकी होगी, मैं की, लगन की। शरीर की मृत्यु होगी। तो यानी लगन सभी भावों का फल कंज्यूम करता। यानी लगन क्या है भैया, गंगा सागर है। सभी नदियां निकल करके अंत में जा करके कहां समा जाती हैं, गंगा सागर में। इसीलिए एक कहावत भी है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कोई भी तीर्थ आप बार बार जाइए, गंगा जी में, यमुना जी में, सब जगह स्नान करिए। बार बार हर जगह जाने का सारा फल एक जगह पर है, कहां पर, गंगा सागर में। अगर नहा लिए तो सारे तीर्थों का फल अपने आप मिल गया, क्योंकि वहां जाकर के सब कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ मिल जाती हैं। कोलकाता में, बंगाल में है ना गंगा सागर, गए हैं कि नहीं, जाना है हमको। तो लगन वो गंगा सागर है जहां पर आकर के सारी चीजें मिलेंगी। तो जहां पर सारी चीजें आकर के मिल रही हैं, अगर वह दूषित होगा तो जितनी भी नदियां आकर के मिल रही हैं सब क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। हिमालय से वहां से स्वच्छ निकला, अन्य अन्य नदियां स्वच्छ निकली, जा रही हैं रास्ते में, अंत में कहां जाकर के मिलेंगी, गंगा सागर में। अगर गंगा सागर स्थान ठीक है तो अन्य नदियां स्वच्छ आई हैं तो स्वच्छ बनी रहेंगी। लगन अगर स्वच्छ है तो वह कुंडली के अन्य भावों को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। इसीलिए लगन का मजबूत होना, स्वच्छ होना जरूरी है, उसमें विकृति नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात। लगन से क्या क्या विचार होगा ये पुस्तक से पढ़िए, लिखा गया है, आसान है। वीडियोस भी हैं रिकॉर्डेड वाले, डे बाय डे लेसन में जाइएगा। अपने ऐप में जब जाते हैं आप, नीचे बढ़ते हैं, जहां 4 क्लास पढ़ने के लिए मैंने बोला था, बेसिक टू एडवांस में, वही डे बाय डे लेसन में बताया हूं कि लगन से क्या विचार होगा। तो वो विचार वाली चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंस आप वहां से लेंगे। मैं साइकोलॉजी आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। द्वितीय भाव पे चलेंगे। द्वितीय भाव का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए। जब प्रथम भाव में जीवात्मा ने क्या महसूस किया, अपना अस्तित्व महसूस किया। प्रथम भाव में हमने, आपने क्या महसूस किया, अपना अस्तित्व, कि हाँ हम संसार में आ गए हैं। हमारे पास क्या आ गया है, तनु आ गया है, शरीर, आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, मैं हूं। इस चीज का भाव हमारे मन में लगन ने दिया। लेकिन क्या अस्तित्व से ही, अस्तित्व मिल गया उतना ही पर्याप्त है, पैदा हो जाना ही पर्याप्त है, नहीं। दूसरा भाव किस चीज का है, पोषण का है। पैदा होने के बाद हमें क्या चाहिए, पोषण की जरूरत होती है। अन्यथा वह तनु फिर से किसमें बदल जाएगा, शरीर में, मृत हो जाएगा। तो मैं हूं का भाव पहला है। लेकिन केवल अस्तित्व का होना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे ही मनुष्य ने स्वयं को पहचाना, उसके तुरंत बाद दूसरा भाव जागृत हो जाता है। और कौन सा भाव जागृत होता है, मेरा वाला। भाई लगन में है, अब मेरा जागृत हुआ। मेरा आहार चाहिए मुझे। अब यहीं से मेरा शुरू, ये मेरी माता, ये मेरा पिता, मेरा खाना, मेरा दूध, मेरा कपड़ा, अब सब मेरा। अब यहीं से माया शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा शब्द जहां आता है वहीं पर माया जागृत।
तो यहां पर क्या हो गया कि द्वितीय भाव यहीं से जन्म ले लेता है। द्वितीय भाव का मूल अर्थ खाली धन मत समझिए, द्वितीय भाव का मूल अर्थ संग्रह भी मत समझिए। द्वितीय भाव का जो मूल अर्थ है वह संरक्षण है, पोषण है। संसार में जीवित रहने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसीलिए दूसरे भाव से ही भोजन, दूसरे भाव से ही मुख का विचार हुआ, क्योंकि जन्म होने के बाद व्यक्ति को सबसे तुरंत जरूरत पड़ती है भोजन की, पोषण की। दूध पिएगा कहां से? मुख से। तो इसीलिए द्वितीय भाव क्या हो जाता है? मुख हो जाता है। द्वितीय भाव पोषण देने वाला हो जाता है। आपको विकसित होने के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। तो पोषण के सभी संसाधन इसी द्वितीय भाव में होते हैं। पैदा होने के बाद आपका पालन होता है। पालन कौन करते हैं? जो लोग आपका पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कुटुंब कहलाते हैं। पालन करने वाला कोई बहुत करीबी होता है, कुटुंब के लोग ही पालन करेंगे। दादा दादी, चाचा ताऊ काका, पालन कौन करता है? वो लोग इसी भाव में आ जाते हैं। इसीलिए द्वितीय भाव को कुटुंब भाव भी कहा गया, क्योंकि ये एक लगन का जो पोषण करने वाली चीजों में कारक है वो कौन है? कुटुंब भी है। लग्न का पोषण उसकी वाणी भी करती है, क्योंकि अगर बालक पैदा होता है तो तुरंत दूसरा कर्म क्या करता है? रोने का, चीखने का, चिल्लाने का। तो इसीलिए दूसरा भाव मुख है, वाणी भी हो जाता है। द्वितीय भाव जीवन में उन सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें व्यक्ति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए एकत्र करता है। एकत्र का भाव द्वितीय भाव है। लगन को सही रखने के लिए, लगन जीवित रहे, उसको पोषण मिले, उसका भविष्य अच्छा रहे, उस चीज के लिए जिन चीजों का संरक्षण होता है वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से धन भी देखा जाता। अब आप ये बताइएगा, धन आप संग्रह क्यों करते हैं? कुलदीप जी, धन का संग्रह व्यक्ति इसी डर और भय में करता है ना कि भविष्य को हमें क्या करना है? सुरक्षित करना है कि धन रहेगा तब कल खाएंगे, धन नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या जो है खरीदेंगे। तो भविष्य में लगन को पोषण मिलता रहे उसके लिए हम चीजों का संग्रह करते हैं। वास्तव में द्वितीय भाव संग्रह का है और उसी संग्रह में मूल वस्तु जो होती है धन हो जाती है, क्योंकि धन से हम अन्य चीजों को खरीद सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। अब इसी सिद्धांत से धन का संबंध तो आपको स्पष्ट हो गया, लेकिन धन स्वयं में लक्ष्य नहीं है बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का मात्र साधन है। प्राचीन काल में धन का अर्थ सिर्फ मुद्रा से नहीं होता था। आज तो धन का अर्थ खाली पैसे से हो गया ना, रुपए से हो गया। लेकिन पहले के समय में धन का अर्थ अन्न से भी होता था। अन्न को आज भी माना जाए, अभी अन्न की कमी हो जाए ना तो धन से ज्यादा मूल्यवान अन्न ही हो जाएगा। 20 रुपए किलो जो खरीद रहे, 2000 रुपए किलो दे करके लोग आटा चावल खरीदेंगे, क्योंकि जो हम धन भी इकट्ठा कर रहे हैं अंततः इन्हीं चीजों के लिए कि खाने को नहीं मिलेगा जब ना तो सारा धन क्या है? बेकार है। तो पहले के समय में अन्न की कमी रहती थी, इतना ज्यादा जो है सिंचाई व्यवस्था नहीं मजबूत थी आज की तरीके से, बारिश पे फसलें निर्भर थी, उर्वरक नहीं थे। तो उस समय अन्न को भी धन माना जाता था, पशु को धन माना जाता था। जो पशु दूध देती थी, उससे घी निकलता था और तमाम प्रकार के उससे उसके गोबर से उपले बनते थे, तो वो भी एक प्रकार हम उसे भी संरक्षित करते थे। पशुओं को और पशुओं का गोबर भी संरक्षित किया जाता था उपला बना करके। तो जो चीज संरक्षित की जाए वो सब द्वितीय भाव में है। तो आज के जीवन में मुद्रा धन है, लेकिन अन्न का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, आभूषण इकट्ठा करना, हाँ गौधन या पशुधन, परिवार को संरक्षित करना, संपत्ति संरक्षित करना, ज्ञान संरक्षित करना, चीजों को इकट्ठा करना। कुछ लोगों की आदत होती है विशिष्ट प्रकार की चीजें कलेक्ट करना, कुछ लोग ज्योतिष के पुस्तक कलेक्ट करते रहते हैं,
पढ़े भले 2 लाइन 4 लाइन, लेकिन वो लाइब्रेरी बनाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है पुराने सिक्कों को कलेक्ट करना, जिसकी आज वैल्यू ना हो, 10 20 50 पैसा पा गए हैं, इकट्ठा करके रखे हैं। तो कोई भी चीज जो भी आप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, वो सब द्वितीय भाव में आ जाता है। वाणी भी इसी कारण से द्वितीय भाव से देखी जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि वाणी का संबंध बुध से होना चाहिए, द्वितीय भाव और बुध दो दो चीजें क्यों हो जाती हैं? देखिए, बुध शब्दों का चयन करता है, द्वितीय भाव आपका मुख है, जिह्वा है, तालु है, मतलब ऑर्गन है। द्वितीय भाव ऑर्गन है, लेकिन उसकी जो वाणी है वो बुध ही है। समझ रहे हैं? तो द्वितीय भाव जो है वो मशीन है, और बुध जो है उसका प्रोडक्ट है, मशीन का प्रोडक्ट है। तो द्वितीय भाव गड़बड़ होने से मुख और अंगों में परेशानी आ सकती है, जीभ में, तालु में, इन सब चीजों में। बुध के गड़बड़ होने से वाणी में, भाषा में गड़बड़ी आएगी। मुंह दांत मसूड़ा सही रहेगा, लेकिन वाणी आप अच्छी नहीं बोलोगे, आप हकला सकते हो। तो द्वितीय भाव जो हो गया वाणी का हो गया, और बुध इसका कारक हो जाएगा। धन के मामले में, संग्रह करने के मामले में कारक कौन होगा, इसी समय ये भी लिखते चलिएगा। लगन का कारक सूर्य होगा। कारक माने उस भाव का मंत्री, मिनिस्टर। कारक माने मिनिस्टर। लगन से हम क्या देखते हैं? अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। लगन माने मैं स्वयं, लगन माने मेरी आत्मा जब संसार में प्रवेश की, तो इन सब चीजों की, इन सब चीजों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सूर्य है। ऐसे द्वितीय भाव से जब आप संरक्षण देखोगे, तो रिप्रेजेंटेटिव यानी कारक कौन बनेगा? जुपिटर बनेगा, गुरु। लेकिन जब वाणी देखोगे, क्योंकि मुंह भी द्वितीय भाव है, तो वाणी भी यहीं से देखते हैं, तब रिप्रेजेंटेटर कौन बनेगा? मरकरी बनेगा, बुध बनेगा। इसीलिए द्वितीय भाव से वाणी भी देखी जाती है, और बुध का संबंध वाणी के मामले में आपको लेना पड़ेगा। परिवार भी इसी से देखेंगे, क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले मनुष्य जिस समूह को मेरा कहता है, वो कौन सा समूह होता है? उसका परिवार, उसका कुटुंब। सबसे पहले आपका कौन होगा जन्म के बाद इस संसार में? बीवी, बच्चे, ससुराल, मित्र, कंपनी वाले, कौन आपका सबसे पहला कौन होगा आपका जन्म के बाद? आपका परिवार ही तो सबसे पहले आपका बनेगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा रिश्तों में? माता पिता, चाचा, दादा, दादी, यही सब सबसे पहले मिलते हैं। और यही सब क्या करते हैं? उस लगन का यानी शरीर का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। तो द्वितीय भाव कुटुंब का हो गया, परिवार का भी हो जाता है। द्वितीय भाव को अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से थोड़ा सा देखें और एक शब्द अंग्रेजी में बोले, तो लग्न का जो है ये सिक्योरिटी सिस्टम है। लग्न का पहले भाव का क्या होता है? ये सिक्योरिटी सिस्टम होता है। लग्न को सुरक्षा प्रदान करने का भाव कौन होता है? द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव लग्न को आज भी सुरक्षा देगा, और भविष्य में जिन चीजों के कारण से लगन सुरक्षित रहे, अर्थात जीवन सुरक्षित रहे, उन चीजों का भी भाव यही होता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक प्रश्न चलता, क्या मैं स्वयं को सुरक्षित कैसे रखूं? ये सबके मन में प्रश्न होता। लोग युवा हो चाहे वृद्ध हो, हर कोई अपने कल की चिंता करता है। मैं स्वयं को सुरक्षित कैसे रखूं, कल के लिए खुद को तैयार कैसे रखूं, कल मुझे कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों की चिंता सबको होती है। लेकिन अब इस भविष्य की जो सुरक्षा की चिंता है, यह भी कई प्रकार की होती है। कोई लोग भविष्य की सुरक्षा अपने परिवार में खोजते हैं, कोई लोग धन में खोजते हैं, कोई लोग ज्ञान में खोजते हैं, कोई लोग सम्मान में खोजते हैं। आज आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसी चिंता में पढ़ रहे हैं कि कल को आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाए। मतलब एक साथ कई चिंताएं भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ यह सोच लेना कि व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ धन की चिंता कर रहा है, यह गलत है।
आज आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप की चिंता मुख्य क्या है? ज्ञान की चिंता है कि आपको क्या मिल जाए। ज्ञान मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजी का तो आपका क्या हो जाएगा? भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। कोई जो है बेरोजगार युवक है, वह किस चीज की चिंता में लगा है? क्या वह धन ढूंढ रहा है? नहीं, वह नौकरी ढूंढ रहा है। किसी के पास धन खूब है, सब कुछ है, उसका परिवार उसे छोड़ के चला गया है, बच्चे अमेरिका जाके सेटल हो गए और वह परिवार अकेला रह गया है। अब वो क्या ढूंढ रहा है? उसका भविष्य क्या वो ये सोच रहा धन मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा? है उसके पास धन, वो परिवार ढूंढ रहा है। हमारे ही शहर के बस्ती के श्रीवास्तव जी एक हैं, तो उनके उनका लड़का और पुत्र वधू बेंगलोर कर्नाटक वहां पर शिफ्ट है, नौकरी वोकरी है उनकी कारपोरेट वाली। अब ये बूढ़े और बुढ़ी यहाँ पर रहते हैं और चल फिरने में बहुत दिक्कत होती है उनकी वाइफ को। तो ये जो दोनों लोग हैं, इनकी जो वाइफ है यानी जो बूढ़ी औरत है, उनकी पुत्रवधू उनको पीट देती है। अब ये दो अकेले यहीं पर रहते हैं, तो बीच में एक दो बार वहां गए, बेंगलोर गए तो झगड़ा हो गया। अब वो पुत्रवधू इनको मार भी देती है। अब ये बेचारे यहाँ दोनों लोग अकेले रहते हैं। अब चूंकि हमारे वो यजमान है, मतलब पिताजी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, तो कोई बनाने खिलाने वाला मिल जाए, कपड़ा वपड़ा साफ कर दे, तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के पिताजी हमारे कोई मैनेजमेंट व्यवस्था देते हैं। तो वो हो रहा 2-4 साल से, लेकिन अब ज्यादा वृद्ध हो गए हैं। अब उनकी पत्नी चल वल पाने में बहुत असक्षम हो गई हैं। अभी थोड़े दिन पहले पूजा कराने आई थी शनि का। हम लगभग 8-8 महीने पहले कुंडली दिखाई थी, तो हमने कहा था 8 महीने बाद ये और नहीं चल पाएंगी, वही शनि की दशा वशा अंतर दशा कुछ आ रही थी। तो हम बोले थे अभी नहीं चल पा रही, 8 महीने बाद और भी नहीं चल पाएंगे, अभी तो किसी प्रकार से सीढ़ी उड़ी चढ़ जाती हैं, अभी और भी नहीं चढ़ पाएंगी। तो वो समय आया, दिक्कत हुई तो आए, तब फिर बताए। अब वो बस्ती में सरकारी नौकरी में थे, अच्छे पद पे थे, अच्छी चल रही है, दोनों पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में थे। और श्रीवास्तव जी शायद जुडिशरी लाइन से थे और उनकी पत्नी टीचिंग फील्ड से थी। अब ये बस्ती का घर बेचना चाह रहे हैं। और सोचिए, जब ये बस्ती में घर बनवाए थे जमीन लेकर के, अभी 6-7 साल पहले, घर बनवाने के बाद बगल में एक खेत और था लंबा चौड़ा, उसको भी खरीदे थे कि खरीद लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, बच्चे के काम आएगा। अब वो बच्चा यहाँ आता ही नहीं है जिसके लिए और बड़ा किए थे। तो जब घर था तो किस चीज का टेंशन था कि ये सामने वाली जमीन मिल जाएगी तो और सुरक्षित हो जाएगा भविष्य। जिसके लिए भविष्य सुरक्षित कर रहे थे वो आता ही नहीं है, यहाँ से वहां चले जाते हैं। तो बूढ़ी पत्नी को पुत्रवधू भाव नहीं देती, पीट देती है। अब और बूढ़ी है, अब चल नहीं पाती, कौन भार उठाएगा। तो बहुत बार होता है कि हम जिस चीज को संरक्षित करना चाहते हैं भविष्य को, ये सोच करके कि ये इससे भविष्य अच्छा रहेगा, आने वाला समय अच्छा जाएगा, पता चलता समय आने पर वो चीज काम भी नहीं आती है। तो द्वितीय भाव जो है भविष्य की योजनाओं का भी भाव है, ये लिख लेंगे। अब वो उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा ये अलग विषय है। तो द्वितीय भाव भविष्य की योजनाओं का है। कोई पूछ रहा है क्या हमने ज्योतिष अपने पिताजी से सीखी है? अगले एक तर्क पे चलें। काल पुरुष की कुंडली से अगर देखें तो लगन में मेष राशि पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, और द्वितीय भाव में वृषभ राशि पड़ती है। अब ये भी एक संकेत दे रहा है, काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि का पड़ना क्या बता रहा है? लगन किस चीज का भाव है? लगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी उत्पत्ति को, हमारे अस्तित्व को। इसलिए मेष राशि क्या सिग्निफिकेंस देती है? अस्तित्व को देती है। मेष राशि कुंडली के जिस भाव में होगी वही भाव जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन को विकसित करेगा। जहां उत्पत्ति होती है वहीं पर क्या होता है? विकास होता है। तो मेष राशि उत्पत्ति का, शुरुआत का
लक्ष्य देती है। और काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में कौन सी राशि पड़ती है? वृषभ राशि पड़ती है। और वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो यह भी कोई संयोग नहीं है कि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में वृषभ क्यों रखा गया, द्वितीय राशि वृषभ ही क्यों रखी गई। यह संयोग नहीं है। देखिए उत्पत्ति, मेष क्या है? चर है। ध्यान दीजिएगा, मेष चर में आता है, वृषभ स्थिर में आता है, मिथुन द्वि स्वभाव में। चर स्थिर द्वि स्वभाव सबका तैयार हो गया है ना? वो 4 वीडियो देखने के लिए बोले थे, नहीं तैयार है तब आपकी गलती है, ठीक है। हाँ, इतना समय भी दिए, गई बीच में गैप भी किए, अब इधर गैप कम मिलेगा। तो मेष राशि क्या है? चर है। ये बताइए, किसी भी चीज के उत्पन्न होने के लिए चर की जरूरत है कि स्थिरता की? चर की। क्योंकि अगर चीज स्थिर रहेगी तो वो उत्पन्न नहीं हो सकती। आप खेत में बीज डालते हैं, वो जैसे का तैसा अगर गणेश जी स्थिर रहेगा तो उसमें से अंकुरण होगा ही नहीं। ब्रह्मांड अगर स्थिर रहे, सबसे पहले ब्रह्मांड में किन उत्पत्ति कहां से शुरू हुई नीतू जी? बिग बैंग से। कहा जाता ये कोई बिंदु था, उसमें विस्फोट हुआ। पहले वो बिंदु क्या था? स्थिर था, उसमें कुछ नहीं हो रहा था। अचानक से उसमें विस्फोट, विस्फोट माने क्या हुआ? वो गति में आ गया। गति ही चीजों को क्या करती है? उत्पन्न रखती है, बनाए रखती है। मतलब जीवन शुरू होने का आधार ही गति है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, गैलेक्सी घूम रही है। अगर सब कुछ अभी घूमना बंद कर दे, स्थिर हो जाए, तो जीवन चलना बंद हो जाएगा। हम भी स्थिर हो जाएंगे। मैं ऐसे मुंह खोले रहूंगा, खोले खोले स्थिर। आप मुंह पे हाथ रखे, ऐसे हाथ रखे रखे स्थिर। आगे गतिविधि बंद। सब कुछ गति में है जब, तभी चीजें क्या है? चल रही हैं। क्योंकि चीजें गति में जब होती हैं, तभी समय का क्या होता है? अस्तित्व होता है। तो लगन में मेष राशि काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। तो लगन में मेष इसीलिए है क्योंकि जब लगन में गति रहेगी तभी शरीर उत्पन्न होगा, नहीं तो क्या होगा? पेट में पड़े रहोगे। जन्म लेने के लिए गति आवश्यक है। छोटे बीज के रूप में हम गर्भ में आए, फिर हमारा विकास हुआ, फिर हम उत्पन्न हुए। तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए? चर। इसीलिए लगन में चर राशि होती है। अब जब हमारा जन्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं? अस्थायित्व ढूंढते हैं। इसीलिए द्वितीय भाव में क्या होती है? वृषभ राशि होती है। कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि क्या बताती है? वृषभ स्थिर राशि, और कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। मेष कौन सा तत्व है? अग्नि। उत्पन्न होने के लिए अग्नि की जरूरत है। बीज को जब खेत में डालते हैं तो खेत बीज को क्या देता है? गर्मी देता है। मिट्टी हमेशा गर्म होती है। मिट्टी, बारिश हुई रही ना, तब भी वहां पर पानी हो, आप कुछ देर हाथ को डाल के देखिए, वो मिट्टी की गर्माहट आएगी। तो मिट्टी गर्मी पैदा करती है। कोई भी चीज अंकुरित होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए उसे गर्मी चाहिए। इसीलिए जब बिग बैंग हुआ तो विस्फोट हुआ, गर्मी उत्पन्न हुई। बिना आग के, बिना तपन के, बिना गर्मी के कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है। और आज भी देखिए, ये सत्य है। अच्छा, गाय का दूध निकालिए, इसमें बहुत से लोग गाय का दूध निकाले होंगे, गर्म रहता है कि नहीं? गाय का, भैंस का, कोई तुरंत दूध आता है तो क्या रहता है? गर्म। तो क्या भगवान उस दूध को उस गाय और भैंस के अंदर हीटर लगा करके गर्म करके सप्लाई कर रहे हैं? नहीं। जब भी कोई चीज प्राथमिक अवस्था में उत्पन्न होती है तो वहां पर हीट होगा ही होगा। तो मेष राशि अग्नि है। पृथ्वी तत्व की राशि कौन है? वृषभ है। अग्नि उत्पन्न करती है और पृथ्वी क्या करती है? स्थिर करती है। पृथ्वी का काम क्या है? पोषण देना है। विद्या जी, पृथ्वी से ही पोषण होता है। पृथ्वी से ही चारा निकलेगा, अनाज निकलेगा, दूध निकलेगा। पृथ्वी ने ही जल को धारण किया है। तो पृथ्वी ही हमारा आपका पोषण कर रही है। जो दूध भी हम आप पी रहे हैं, वह जानवर जो दूध दे रहा वो भी खा क्या रहा है? पृथ्वी की दी हुई चीजें। तो पृथ्वी राशि वृषभ स्थिर तत्व की द्वितीय भाव में इसीलिए है क्योंकि उत्पन्न होने के बाद हमें जरूरत होती है स्थिरता की।
हमें जरूरत होती है धारण करने की क्षमता की। पृथ्वी तत्व संरक्षण का प्रतीक है, इसीलिए द्वितीय भाव में काल पुरुष की वृषभ राशि भी आती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो वृषभ राशि जो है या द्वितीय भाव जो है केवल संग्रह का भाव नहीं है, यह मनुष्य अपने भीतर क्या क्या संचित रख सकता है उसका भाव है। उस जैसे पृथ्वी अपने भीतर बहुत सारी चीजें छुपाए हुई है ना, पृथ्वी में कहीं कोयला है, कहीं पानी है, कहीं तेल है, कहीं लावा है। ऐसे द्वितीय भाव पोषण देने के लिए अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखे हुए है, तो द्वितीय भाव पोषण का है। ये बताइए अगर किसी व्यक्ति का सारा धन चला जाए लेकिन उसका ज्ञान, उसका परिवार और उसके संस्कार सुरक्षित रहें, तो क्या व्यक्ति को आप निर्धन कहेंगे? खाली धन जाने को निर्धनता बोलेंगे? नहीं, क्योंकि अगर उसका ज्ञान उसके पास है, परिवार है, संस्कार सुरक्षित है, तो धन को वो फिर से रोटेट कर लेगा। तो इसीलिए सिर्फ धन का भाव मत मानिएगा कि नगद का भाव है, रुपए का भाव है। रुपया है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिसे हम अपने जीवन में सहेज के रखना चाहते हैं वो सब द्वितीय भाव है। कोई भी चीज जो आपके मूल्य को बढ़ाती है, द्वितीय भाव मूल्य का है, वो द्वितीय भाव में आ जाएगा। जैसे ज्ञान, आपका ज्ञान आपके मूल्य को बढ़ाता है, व्यक्तित्व के मूल्य को बढ़ाता है, परिवार आपके मूल्यों को बढ़ाता है, सिक्योरिटी देता है। लगन को सुरक्षा चाहिए, परिवार होने पे व्यक्ति थोड़ा सिक्योर होता है ना कि हाँ चलो कोई बात होगी, कोई आएगा, लड़ाई झगड़ा या विपत्ति में परिवार काम आएगा। वाणी आपकी क्या प्रदान करती है आपको? वाणी एक प्रकार का धन है। जैसे रुपए पैसे का गलत इस्तेमाल और सद इस्तेमाल होता है, वैसे वाणी का गलत इस्तेमाल करेंगे विपत्ति आएगी, सद इस्तेमाल करेंगे, अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो समृद्धि आनी है। तो ये द्वितीय भाव जो है ये आपके लगन का स्टोर्ड वैल्यू है। स्टोर समझते हैं ना, मेडिकल स्टोर, ये स्टोर तो ऐसे समझ लीजिए, लगन का स्टोर वाला स्टोरेज क्या है? द्वितीय भाव है। सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? द्वितीय भाव है। प्रथम भाव ने आपको सिखाया कि मैं कौन हूं, प्रथम भाव ने अस्तित्व का आभास कराया, और द्वितीय भाव क्या कराता है? अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुझे क्या संचय करना पड़ेगा, अस्तित्व बनाए रखने में क्या चीजें मेरी मदद करेंगी, वो द्वितीय भाव है। पहला भाव मैं है और द्वितीय भाव क्या हो जाता है? मेरा हो जाता है। मैं तभी रहेगा जब मेरा रहेगा। मेरा, मैं माने अस्तित्व, और उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेरा का सहारा लेना पड़ेगा। मेरा खाना, मेरा पानी, मेरा परिवार, मेरी चीजें मिलके उस लगन को निरंतर सजीव बनाए रखनी रहती हैं। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं, थर्ड हाउस। अच्छा, भावों की अगर हम व्याख्या ऐसे करते चले तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका भावों की व्याख्या में पड़ेगा ना, भावों का नामकरण किया गया है। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, अपोकिलम, त्रिसडाय, त्रिक भाव। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये पहला जो है सभी भावों का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझ लेंगे तो अंत में फिर त्रिकोण भाव, केंद्र भाव, ये सब मिल करके कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये आपने कभी पता नहीं सोचा कि नहीं, लगन पंचम नवम त्रिकोण भाव है, तीनों को ही त्रिकोण कहा गया। अगर तीनों ही त्रिकोण है तो तीनों में कोई ना कोई क्या होगी? समानता, तीनों में कनेक्शन होगा, तभी तीनों को क्या कहा गया? त्रिकोण। चार केंद्र हैं, केंद्र के कितने घर हैं? एक नहीं, दो नहीं, चार। तो चार घरों को, उन्हीं उन्हीं घरों को केंद्र कहा गया। यानी इसका मतलब है कि चार केंद्र हैं तो चारों क्या होंगे? एक दूसरे से कनेक्ट। अग्नि तत्व तो है, वो तो तत्व है, उनका परस्पर कनेक्शन हमें देखना पड़ेगा। लग्न पंचम नवम एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ ऐसा है कि लगन कुछ देता है, फिर पंचम उसका पोषण करता है, नवम उसको दुनिया में उतार देता है। ऐसे कनेक्शन है। तो उस संदर्भ में भी हम देखेंगे, आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोण के भाव में और एक संदर्भ और है,
धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुंडली के सभी भाव, लगन किस में आता है? धर्म में। दूसरा भाव अर्थ में, तीसरा काम में, चौथा मोक्ष का भाव है। फिर रिपीट वही होगा, पंचम भाव धर्म, छठा भाव अर्थ, सातवां भाव काम और आठवां भाव मोक्ष। फिर नवम भाव धर्म, दसम अर्थ और एकादश काम और द्वादश मोक्ष। अब देखिए एकादश भाव से क्या क्या देखते हैं? लाभ। एकादश भाव को लाभ भाव बोलते हैं, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण का भाव ही नहीं है, ये तो काम का भाव है। बहुत रोचक होती है, इन सब की भी व्याख्या देखेंगे आगे। फिलहाल तृतीय भाव पर चलिए। ये बताइए, लगन से आपने अपना अस्तित्व पा लिया, द्वितीय भाव आपका पोषण शुरू करेगा जब, तो तीसरा भाव क्या करेगा? जब आपको पोषण मिल गया उसके बाद आप क्या करते हैं? पराक्रम करने लग जाते हैं, गतिविधि शुरू कर देते हैं। अगर पोषण मिलेगा तो आप क्या रखेंगे जीवन में कंटिन्यू? गतिविधि, पराक्रम। खाने पीने को मिले, लोगों का संरक्षण आपको मिले। द्वितीय भाव अगर आपको संरक्षण देता रहेगा तो जीवन में आप क्या करते रहेंगे? पराक्रम करते रहेंगे। भाई खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा है तो पराक्रम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म। क्योंकि तब धीरे धीरे क्या खत्म हो जाएगा? तनु, लगन ही खत्म, शरीर ही खत्म, तो पराक्रम कौन करेगा? तो पोषण से क्या आता है? पराक्रम आता है। पोषण का एक अर्थ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हीरेंद्र जी और ब्रजेश कुमार जी हैं, दोनों लोग जा रहे हैं सड़क पे। हाँ, अब दोनों लोग मान लीजिए यंग हैं, गाइज वाले उसमें है। हेलो गाइज, मोदी जी क्या बोले थे? फ्रेंड्स। उनको फ्रेंड्स नहीं गाइज बोलना चाहिए था। हाय गाइज, आई एम योर ओल्ड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो बूढ़े हैं ना, तो इसलिए फ्रेंड्स बोले, और थोड़ा युवा होते तब गाइज बोलते। हेलो गाइज, हेलो जंजी। सब आज के समय के जंजी बहुत दुष्ट हो गए हैं। करना कुछ नहीं है, सब चीजें आराम से चाहिए। मतलब आज के जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, संघर्ष नहीं है। वो सोचते हैं कि ये चीज हमने किया और हमको सफलता मिले। उनको ये पता ही नहीं है कि इंसान 50 बार असफल होता है, 50 बार नाक रगड़ता है, धोखे खाता है, फिर अंत में जाकर के सफल होता है। इनको पता ही नहीं है। एक बिजनेस किए, नहीं चला तो दोष उनका नहीं है, दोष सिस्टम का है कि हम तो दुकान खोले, ग्राहक नहीं आए, मंदी है, सरकार का सिस्टम ऐसा है कि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। संघर्ष नहीं पता है, मतलब कुछ को पता है, सबके लिए बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को स्ट्रगल पता ही नहीं है। इसमें वो नाचना गाना उसी को स्ट्रगल समझ लिया है। बहुत सारे लोग देखिए रील उल बनाने आते हैं, वीडियो बनाने, महीने 2 महीने 6 महीने तक बनाएंगे, स्ट्रगल किए, नहीं चला बंद कर दिए। ऑनलाइन स्ट्रगल भी जो करना है वो भी 6 महीने में थक के बंद। कुछ नहीं होता वीडियो बनाने से, कुछ हो ही नहीं रहा। 6 महीना से बना रहे, नाच रहे हैं, क्योंकि आपने फोकस अपने काम पे नहीं किया। आप रोज चेक कर रहे हो कि आज वायरल हुए कि नहीं। सफलता का मूल सूत्र है कि आप परिणाम पे ध्यान ही मत दीजिए, सिर्फ कर्म पे ध्यान दीजिए। तो तृतीय भाव क्या हो जाता है? तृतीय भाव मैं हूं से मेरे पालन से मेरे पराक्रम तक का सफर है। द्वितीय भाव में संसाधन आपको मिले, परिवार मिला, संस्कार का अनुभव किया आपने, यह मेरा है, आपने इस चीज का अनुभव किया। और लेकिन केवल अस्तित्व और संग्रह जीवन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप किसी भी चीज को संग्रह जब करते हैं तो उस संग्रह की हुई चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा। जब आप पैदा हुए तो दूध की व्यवस्था आपको आपके परिवार ने कर दिया, आपको न पैसा देना पड़ा, न गाय पालना पड़ा, दूध भी पीने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ा, मुंह में भी जबरदस्ती डाला गया कि बेटा पी ले दूध, समझाया भैया है मेरा लाला, मेरा अच्छा लाला, खा ले पी ले, दुलार के पुचकार के। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि अब आपको खुद सब करना है। जो द्वितीय भाव ने आपको सिखाया था
कि जीने के लिए खाना है, पहनना है, संस्कार मिले कि हाँ लोगों से ऐसे पेश आना है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये गाड़ी है, ये मोटर है। परिवार यही संस्कार तो देखता है कि भैया ये आग है, इसको कभी छुओगे तो जलोगे, यही संस्कार बोलते हैं। संस्कार माने आप खाली नमस्ते को समझते हैं। आग और पानी में अंतर करना कौन समझाया था? आप ऊपर से कूदोगे तो चोट लग जाएगी, इस बात की फिक्र कौन करता था आपके लिए? परिवार आपका, कुटुंब आपका। और जब आप गलती करते थे तो परिवार आपको बताता था बेटा ये चीज छूने से जल जाओगे, इसमें उंगली मत डालो, लाइट आती है। तो वह ये सब संस्कार है जो हमको जीवन जीने के लिए सिखाया गया। किताबी ज्ञान तो पंचम भाव है, किताबी ज्ञान पंचम भाव है, लेकिन जीवन को जीने के लिए, पोषित रखने के लिए, सजीव रखने के लिए जो परिवार के स्तर पे ज्ञान मिला वो द्वितीय भाव था। अब जिंदगी भर परिवार के लोग थोड़े खिलाते पिलाते और पोषण देते रहेंगे कि आप जो है 12 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, अब परिवार धीरे धीरे आपको छोड़ेगा। पहले जो माता पिता भाई बहन अपने हाथ से खिलाते थे, जैसे उनको लगा सक्षम है तुरंत कहेंगे अब अपने हाथ से खाओ। फिर जैसे लगेगा कि अब और सक्षम हो गया है तो चलने के लिए छोड़ देंगे कि अब खुद चलो, अब कोई गोदी में उठा के नहीं चलेगा। तो जो परिवार ने हमें पोषण दे करके सिखाया, संस्कार दे करके सिखाया, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आया कहां? तीसरे भाव से। तो तीसरा भाव अब ये सिखाता है कि जिंदगी में अब सब कुछ अपने लिए खुद करना है, और खुद करने के लिए क्या करना पड़ता है? पराक्रम करना पड़ता है। स्व प्रयास से अब चीजें मिलेंगी। इफर्ट का भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है। जब हम खुद इफर्ट में आते हैं, जब तक हम इफर्ट नहीं लगा रहे हैं तब तक दूसरे भाव में है। अब हमारी उम्र बढ़ी, शरीर बढ़ी, अब तीसरा भाव आ गया। अब हमें खुद इफर्ट लगाना है, अब हमें खुद की तरफ से पहल करनी है। हिरेन जी सोचिए, छोटे रहने पर हमें यह भी नहीं बताना पड़ता था कि भूख लगी है, बच्चा बोलता ही नहीं था। अपने आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद दूध मिल जाएगा, पी लिए। लेकिन जब बड़े हुए तो अब आपको खुद जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद पहल करनी पड़ती है। कहना पड़ेगा अम्मा भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, अब मिलेगा खाना। तो ये पहल का भाव तीसरा भाव है। कर्मारंभ, कर्मों का आरंभ जो है, ये कौन सा है? तीसरा भाव है। दसम भाव से छठा पड़ता है। दसम भाव का रूटीन, छठा भाव किस चीज का होता है? रूटीन का भाव होता है। तो दसम से छठा है, कर्मों का रूटीन यहीं से शुरू होता है। बृहद जो सामाजिक स्तर पे कर्म है वो आपका हो गया दसम भाव। उन कर्मों को बनाने के लिए, कर्म आरंभ करने के लिए छठा भाव है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति पहली बार, तीसरा भाव वह भाव है जब व्यक्ति पहली बार खुद को संसार से प्रभावित हुआ मानता है और संसार को प्रभावित भी करता है। खुद भी बना के खाया, दूसरे को खिलाया, यानी पराक्रम से स्वयं को भी संतुष्ट करेगा। यानी अगर आप पराक्रम करेंगे तो असर आप पर भी आएगा और दूसरे पर भी जाएगा। तो ये तीसरा भाव, इससे क्या हो गया कि अब आप जो है ऐसे स्टेज में आ गए जहां आप पे ही असर नहीं आएगा कुछ भी करने का, सामने वाले पर भी असर आएगा। जब आप इफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो दूसरे को भी रिजल्ट मिलेगा। आप ईटा किसी का ढो रहे हैं, किसी का द्वारा साफ कर रहे हैं, उसके बदले पैसा पा रहे हैं। तो आपने इफर्ट लगाया, आपको भी मिला और सामने वाले पर भी असर आया। उसका भाई द्वारा साफ हो गया, उसका ईंट ढोना था, ढो उठा। तो तृतीय भाव से ही वास्तविक जिंदगी शुरू हो जाती है। और जब पराक्रम करेंगे, थकेंगे तो आराम भी चाहिए, सुख चाहिए। उसके बाद तो फिर घर जाएंगे, तब चौथा भाव शुरू हो जाएगा। तो तृतीय भाव इस प्रश्न का उत्तर देता है। किस प्रश्न का उत्तर? कि मैं अपनी इच्छा से क्या कर सकता हूं। अपनी इच्छा से जो आप कर सकते हैं वह क्या है? तीसरा भाव। और परिवार की इच्छा वाला भाव कौन सा था? द्वितीय भाव था, कुटुंब की इच्छा का भाव। ये पराक्रम का भाव हो गया। पराक्रम खाली युद्ध के मैदान में नहीं होता। आमतौर पे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको लगता पराक्रम माने युद्ध हो रहा है और
दो सेनाएं आमने सामने हैं और एक जो बड़ा बड़ा गोला लिया है, AK-47 लेके बड़ी बड़ी आंखें तान के खड़ा, वो पराक्रम माने ये नहीं। लड़ाई झगड़ा और गुस्सा क्रोध ही पराक्रम नहीं होता। कुछ भी करना शांत स्वभाव से भी पराक्रम होता है। पराक्रम माने सिर्फ होता है क्रियाशीलता। उसमें गुस्सा हो सकता है, ना भी हो, गुस्सा हो भी नहीं भी, जैसा कार्य का नेचर रहेगा। तो पराक्रम मतलब ये मत समझिएगा कि जो व्यक्ति अपने पीठ पे 2 बोरा लाद लिया 50-50 किलो का, वो पराक्रम कर रहा है। जो उसकी पीठ पे लदवा रहा है वो भी पराक्रम कर रहा है, जो उससे डलवा रहा है। जो हाथी चल रही है वो तो पराक्रम कर रही है, जो उस पे महावत बैठा है हाथी पे, वो भी पराक्रम, उससे बड़ा पराक्रम कर रहा है वो तो। हाथी तो खुद अपने पैर से चल रही है, महावत तो हाथी जैसे विशाल जानवर को चला रहा है। फिजिकल इफर्ट नहीं है, लेकिन उसका पराक्रम है। उस बड़े जीव को काबू करने में कम पराक्रम लगा होगा, उसका पराक्रम लगा है काबू करने में। तो पराक्रम किसी भी प्रकार से सामने आ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वह तैयारी करने में अपना पराक्रम लगा रहा है, खाली तलवार उठाने का ही पराक्रम नहीं है। नया व्यवसाय शुरू कर रहा है व्यक्ति तो उस व्यवसाय को शुरू करने में जो है पहल करेगा ना, इनिशिएटिव कुछ लेगा ना, तो वो क्या हो जाता है, पराक्रम हो गया। और कोई व्यक्ति मंच पे पहली बार बोलने गया है तो बोलने का पराक्रम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। पुस्तक को लिखना है तो भी आप पराक्रम दिखा रहे हैं। संगीत सीखना, यानी कठोर चीज और मधुर चीज, हर जगह पर पराक्रम दिखता है। उसके रूप अलग होते हैं, कहीं कठोर होता है पराक्रम, कहीं सौम्य तरीके से होता है, कहीं शारीरिक होता है, कहीं बौद्धिक होता है, कहीं ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है, कहीं शरीर के माध्यम से करता है, कहीं दिमाग से। तेनालीरामा सीरियल देखे हैं कि नहीं? तो उसमें तेनालीरामा सारा पराक्रम, क्या वो पराक्रम नहीं कर रहा है? सारा पराक्रम कर रहा है बुद्धि से। तो पराक्रम भी अलग अलग बुद्धि से हो सकता है, वाणी से हो सकता है, हाथों से भुजाओं से हो सकता है। तो ये सब चीजों का भाव तृतीय भाव है। तृतीय भाव से लेखन और संचार भी देखा जाता है, इसीलिए तीसरा भाव क्या है, हाथों का भी भाव है। हाथ से जितनी भी गतिविधि है वो तीसरा भाव। लिखेंगे हाथों से, हाथ तीसरा भाव, लिखेंगे तीसरे भाव से, थप्पड़ मारेंगे तीसरे भाव से। तो ये सब तीसरा भाव हो गया, यानी आपका बाहुबल भी तीसरा भाव ही होता है। हाथों को माना जाता है सहारा। हाथ क्या होते हैं, व्यक्ति के सबसे बड़े सहायक होते हैं। व्यक्ति एक पैर से भी काम चला लेगा, अगर उसके दोनों हाथ हैं तो उसके लिए ज्यादा आसानी है। हाथ ना होना ज्यादा कष्टदायक है। भाई पैर नहीं होगा तो भी व्हील चेयर से चलेंगे, हाथ दोनों होने पर आपका जीवन ज्यादा आसान होता है। मतलब जीने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। नहीं कुछ कर पाएंगे तो लिखेंगे, पुस्तकें लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। अब हाथ ना हो और पैर से ड्राइंग बनाना हो तो ज्यादा कठिन है। तो हाथ हमारा क्या होता है, सहयोगी होता है। जीवन में जो सबसे निकट का सहयोगी है, भाई लगन आप हुए, दूसरा आपका पोषण हुआ, फिर पोषण के बाद तीसरा भाव ही आया है, यानी सबसे, इसीलिए तीसरे भाव से पड़ोसी देखा जाता है। आपके जो पड़ोसी हैं वो तीसरे भाव हैं। आपके जो सबसे निकट निकट वाली चीजें हैं, रिश्ते हैं, वो सब तीसरा भाव। और इस क्रम में सबसे निकट कौन होता है, किसी का भाई उसके सबसे निकट माना जाता है। भाई को जो है बाहुबल माना जाता है। जैसे एक व्यक्ति का हाथ उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसका भाई भी उस व्यक्ति के लिए हाथ समान ही होता है, बशर्ते भाई अच्छा हो। भाई तृतीय भाव अगर अच्छा है तो भाई बाहुबल बनेगा, और अगर नहीं अच्छा है, मंगल नहीं अच्छा है, तो भाई बाहु का बल नहीं बनेगा, वो बाह बाह का बल हरण करने का प्रयास करेगा। तो तीसरा भाव इसीलिए छोटे भाई का है, क्योंकि कोई भी चीज जो जीवन में आपको सहारा देती है वो तीसरा भाव है। कोई भी चीज जो परिवार के बाद सबसे निकट आपके होता है वो तीसरा भाव है। आपका अपना परिवार बनेगा आगे चल के,
आप होंगे, आपके बच्चे, बीबी और भाई का अलग परिवार बनेगा, दो शाखाएं तो हो जाएंगी, लेकिन तब भी अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो व्यक्ति के सबसे निकट अंत तक कौन रहता है? उसका भाई, उसकी बहन। तो इसलिए ये तीसरा भाव है। व्यापक दृष्टिकोण में देखेंगे तो भाई बहन के बाद सबसे निकट कौन होता है? पड़ोसी। भाई पड़ोसी ही तो निकट में रहेंगे, घर के बगल जिसका घर है वही पड़ोसी है, चाहे जहां आप हैं। तो इसलिए तीसरे भाव से जितने भी निकट के रिश्ते हैं जो जरूरत पड़ने पर आपका क्या बने? बाहुबल बने, आपका सहारा बने, वो तीसरा भाव हो जाता है। और हाथ का भी भाव है, इसीलिए लेखन भी देखेंगे। लेखन का भी जो कारक ग्रह होता है वो बुध होता है। यानी तीसरे भाव का अगर लेखन के रूप में देखेंगे तो बुध को कारक लीजिएगा, और अगर पराक्रम के रूप में देखिएगा, बाहुबल के रूप में देखिएगा, भाई बहन के रूप में देखिएगा तो मंगल को कारक लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक भाव का एक ही ग्रह कारक होता है। जैसे चौथे भाव से सुख देखना है तो शुक्र कारक होगा, फिजिकल सुख देखना है। और मेंटल सुख देखना है तो चंद्रमा कारक होगा। मानसिक कारक शांति चौथे भाव से देखेंगे तो चंद्रमा, चौथा भाव मन का भी है, सुख का भी है, तो मन का सुख चंद्रमा कारक बनेगा, शरीर का सुख शुक्र कारक बनेगा। तो ऐसे अगर लेखन वगैरह देखना है, संप्रेषण देखना है, कोई भी चीज मतलब राइटिंग फॉर्म में या डेटा के रूप में आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं तो वो तीसरा भाव है। भाई व्यक्ति लिखता क्यों है? पुस्तक आप क्यों लिख रहे हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आप टेलीफोन क्यों कर रहे हैं किसी को? अपनी बात, अपने विचार। हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संचार वाला सब कुछ क्या हो जाता है? तीसरा भाव आता है। और संचार में आता क्या है? अपने से कुछ दूसरों तक भेजना। ये सब तीसरे भाव में आएगा। और तब कारक क्या होगा? बुध होगा। जब बात पराक्रम से जुड़ी हुई होगी तो कारक मंगल होगा। भाई बहन और पड़ोसी आपके क्या होते हैं? पराक्रम से जुड़े होते हैं, ये आपको बल प्रदान करते हैं। स्किल का भी भाव होता है। कोई भी एक सूत्र जानिएगा, जब भी तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी या तृतीय भाव के स्वामी की दशा आएगी तो आप जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। भले वो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कुछ ना कुछ नई स्किल, हुनरबाजी आपके जीवन में शामिल होने होने का प्रयास करेगी, दाखिल होने का प्रयास करती है। तो तृतीय भाव स्किल का भी होता है, हुनर का भी होता है। क्योंकि व्यक्ति द्वितीय भाव से क्या पाया? पोषण पाया। और तृतीय भाव क्या कह रहा है? कि अब तुम खुद काम करो, अब परिवार नहीं खिलाएगा, अब परिवार तुम्हारा बोझ नहीं ढोएगा, अब खुद तुम जीना सीखो। तो तृतीय भाव में जब हम खुद जीना सीखते हैं तो सीखना ही तो क्या कहलाती है? स्किल कहलाती है। पीके नाथ जी, सीखना ही क्या होता है? स्किल होता है ना। तो तीसरा भाव ही क्या होता है? हुनर सीखने का। जब भी तृतीय भाव अच्छा होगा तो आप अच्छे हुनरमंद व्यक्ति होंगे। जिंदगी में जुगाड़ सीखना आपको बहुत अच्छे से आएगा। किसी भी समस्या का निराकरण निकालना आपको अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल की टंकी में कुछ डालना है और आपको लग रहा कि ऐसे नहीं डाला जा सकता, उसके ऊपर कोई कुप्पी कुप्पा होना चाहिए। होता है ना, लिक्विड डालने के लिए ऊपर चौड़ा होता, नीचे पतला होगा। कुप्पा पड़ गया तो तेल आराम से चला गया। अब आपको कुप्पा नहीं मिलेगा तो आप बॉटल काट लेंगे। बॉटल वाला जो मुंह होता है पतला, उसको टंकी में डाल दिए ऊपर से। तो ये जुगाड़ू चीज भी सिखाने का काम कौन करता है? तृतीय भाव करता है। छोटे भाई बहन इसी भाव से जुड़े, किस लिए वो मैंने बता दिया। आपका आपको आपका पहला पराक्रम यहीं पर छिपा हुआ है। जिंदगी के शुरुआत से लेकर के अंत तक आप कब कब क्या क्या सीखेंगे ये तृतीय भाव बताएगा। इसीलिए देखिए, जीवन के अलग अलग पड़ाव पर व्यक्ति अलग अलग चीजें सीखता रहता है। यानी तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा, तृतीय की दशा आती रहती है और व्यक्ति सीखता रहता है। तृतीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा उसकी दशा में भी आप कुछ नया सीखेंगे। अच्छा, सीखने का, नया सीखने का अर्थ यह है, मान लीजिए कि आप कारपेंटर हैं, आप बनाते हैं सोफा गद्दा गलीचा, काम कर रहे हैं।
जब तीसरे भाव की दशा आएगी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कारपेंटरी छोड़ देंगे। हो सकता है कारपेंटरी में ही कुछ नया सीखने को मिल जाए जो आज तक आप जानते ही नहीं थे। आपको बेड बनाना नहीं आता था, वो सिखा दिया आके। एस्ट्रोलॉजी में ही है, आप तीसरे भाव की दशा आई तो बहुत सारी चीज आपको लगता था सब ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, आ गया तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके सामने आई, आपको पता चला अरे ये तो मैं जानता ही नहीं हूं, इसे भी सीखना चाहिए। चलो प्रश्न कुंडली भी सीखते हैं, पंचांग भी सीख लेते हैं। सिर्फ विषुवंतरी दशा देखते हैं, चलो योगिनी पर थोड़ा सीख लिया जाए। तो सीखने का काम वो अलग क्षेत्र में भी करा सकता है, या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी करा सकता है। अब बहुत से लोग जैसे नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी उनका पेशा भी नहीं है, किसी दूसरे में है लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। ये तृतीय भाव का ही कमाल है। क्योंकि वो जिस क्षेत्र में है वहां पर कुछ बहुत सीखने को नहीं है, तो तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है किसी ना किसी प्रकार से, तो बोला चलो यही सीखते हैं। ये सॉफ्ट स्किल का भाव मानिएगा, ज्यादातर ये सॉफ्ट स्किल सिखाता है। एक होता है हार्ड स्किल जिसमें लेबर गिरी करना होता है, तो ये सॉफ्ट स्किल वाली चीजें ज्यादातर सिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में कौन सी राशि आएगी? मिथुन। 3 नंबर आता है ना भाई, उन दोनों में राशियों की चर्चा की है तो यहां भी कर लेते हैं। मिथुन आएगा जिसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। अब यहां भी एक लॉजिक है, प्रथम भाव मेष ने क्या दिया? जन्म दिया, आग था। द्वितीय भाव वृषभ है, पृथ्वी तत्व है, स्थिरता और पोषण दिया। वृषभ राशि क्या है? स्थिर राशि है। तो जीवन, उस जो जीव पैदा हुआ उसको स्थिर किया कि भाई ये जीवित रहे, और पृथ्वी पोषण करती है। मिथुन राशि क्या होती है? संवाद की राशि होती है। मिथुन किस चीज की? बुध की राशि है, और बुध किस चीज का ग्रह है? संवाद का ग्रह है। अब आप अपने परिवार से बाहर निकलते हैं और अन्य लोगों से सबसे पहले आप संवाद कहाँ स्थापित करते हैं? जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके आसपास का माहौल है, आपका पहला संवाद वही होता है। ऐसा थोड़े है कि द्वितीय भाव से निकले सीधे प्लेन पकड़े कि नहीं मैं पड़ोसियों से नहीं सीधे अमेरिका निकल गए। पहला संवाद हमारा कहाँ होता है? जहां भी हम है, जो आसपास का माहौल है वही हम संवाद। संवाद मतलब ये नहीं आप बात करने गए, संवाद मतलब कनेक्ट होना। सबसे पहले आप अपने मन से, वाणी से, दृष्टि से, बुद्धि से किससे कनेक्ट होते हैं? अपने आसपास की चीजों से। तो मिथुन राशि क्या करती है? संवाद करना सिखाती है। सबसे पहले हम संवाद ही सीखते हैं परिवार से निकल करके, तो इसीलिए तीसरा भाव संवाद का है। जिज्ञासा और अनुभवों का आदान प्रदान हम करते हैं, कुछ हम सीखते हैं, कुछ हम सिखाते हैं। तो ये तृतीय भाव हो गया। और तृतीय भाव से छोटी यात्राएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि तृतीय भाव ने ही हमें क्या किया है? घर से बाहर निकाला है। पहले तो हम घर में थे, यानी हम दूसरों पर निर्भर थे, किसी की गोदी में थे। कहीं आ जा रहे हैं तो गोदी में माध्यम से आ जा रहे हैं, लेकिन अब हम स्वतंत्र हुए हैं थोड़ा। लेकिन इतना भी स्वतंत्रता नहीं मिली ना विद्या जी कि चले जाएंगे मार्केट। सबसे पहले जब बालक निकलता है तो माता पिता उसे कितनी अनुमति देते हैं? लिमिटेड क्षेत्र में रहने की, उसी गांव में, मोहल्ले में या गली तक निकलने की अनुमति होती है। आसपास कोई दुकान है वहां तक। तो ये छोटी यात्राओं का भी भाव यही है। तृतीय भाव हमें घर से बाहर निकलना सिखाता है, इसलिए छोटी यात्राओं का भाव ये बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पुरुषार्थ वाले में, 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, ये काम में आता है। पहला काम त्रिकोण इसी भाव को इसीलिए कहा गया। काम का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। तो इसीलिए ये पहला काम त्रिकोण यही बना। तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में। और यहाँ पर जो है आप ये 3 भाव पे समाप्त करेंगे, और एक दिन में 3-3 भाव ही हो पाएगा। चौथा, पांचवा, छठवां अगले क्रम में करेंगे। आपके लिए काम है, ज्योतिष समुद्र खोलिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा भाव से क्या क्या विचार होता है, अब जाकर के उसको पढ़िएगा। अब आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। वीडियोस देखना है तो ऐप में जाकर के रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो बुक में लिखा है वही चीजें मैंने सेम टू सेम लिख के वही चीज बताई हुई है। और ये जो क्लास में लेक्चर लिए हैं ये डिफरेंट है, यहाँ पे कारण बताया गया है। तो तीनों तैयार कर लीजिएगा, पीछे मत रहिएगा।